सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा इन्फोसिस। तो भारत की आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जिसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 सर्टिफिकेट मिला है और इस तरह से ये दुनिया की पहली आईटी कंपनी बन गई है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इन्फोसिस की बात करें तो आपको पता है इसकी स्थापना होती 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। MD CEO इसके सलील पारेख है और चेयरमैन है नंदन नीलेकणी। आपको याद होगा भी कुछ समय पहले इन्फोसिस ने ही 2 टेनिस प्लेयरों को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। एक है राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और दूसरी है ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूं उनकी जानकारी के लिए कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े करंट अफेयर्स में 2023 से लेके अभी तक आज तक उस सारे में आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आपके सामने वही शीट रिवाइज करूंगा जो पहले करता आ रहा हूं, तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखो, हमने पढ़ा था भारत में विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम इंद्रजाल है। फिर पढ़ा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला AI स्कूल ये खुला केरल के तिरुवनंतपुरम में जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा ने, जिसे आप पहले फेसबुक बोलते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम लामा 2 है। बताओ किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? और इसी तरह का एक AI एंकर हमने पढ़ा था, इंडिया टुडे का था वो, और उसे अभी एक अवार्ड मिला था। ये प्रश्न लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से पूछा था, इस बार फिर से पूछ रहा हूं और इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो अगर आपको उत्तर याद है तो कमेंट करके बताओ, फिर जब मैं बताऊंगा तो आंसर मैच करना। बाकी एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन AI के काउंटर में। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों की रैंकिंग जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। और ओपन AI ने जो AI चैटबॉट लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, ये ओपन AI अमेरिका की कंपनी है और इसके AI चैटबॉट का नाम है चैट GPT की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है एग्जाम में, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ध्यान में रखना। इसी तरह से रशिया के साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने बार्ड नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया, बाद में इसका नाम बदल के जेमिनी AI कर दिया था। AI का गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। बाकी AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन अभी आयोजित हुआ था यूके के ब्लेचले में। और किस AI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? भाषिणी AI। कहां पे? वाराणसी में जो तमिल संगम आयोजन हुआ था वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी AI आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था सुहास नाम से। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया था कृत्रिम, और कृत्रिम से ही याद रखना ये भारत का पहला AI यूनिकॉर्न भी बना था। दुनिया की पहली AI रोबोट एक कंपनी में CEO बनी थी, उस रोबोट का नाम मिका है और उस कंपनी का नाम है जहां पे ये CEO बनी है, कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, कोलंबिया की कंपनी है। और इस रोबोट को बनाया है किसने? हैंसन नाम की कंपनी ने। और एग्जाम में यहीं से प्रश्न आया था इस रोबोट का नाम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने AI ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से AI आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। भारत की पहली AI सिटी बनेगी लखनऊ। और देश का पहला AI और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। और एक बुक आई थी AI के ऊपर जिसका नाम है AI एंड नेशनल सिक्योरिटीज। इस बुक को विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखा था, जबकि लॉन्च किया था हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं दूसरे नंबर के अनिल चौहान ने। अच्छा, भारत की पहली AI टीचर कौन बनी है? आइरिस बनी है, केरल के KT सिटी स्कूल में है। और रिलायंस ने कहा कि यह हनुमान नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगा। और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये डेविन बना था, जिसे बनाया था किस कंपनी ने? कॉग्निशन कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ये ओपन AI के साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर बना रहा है जिसका नाम स्टारगेट है। और एक और बुक हमने देखी AI के ऊपर है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI। इसको लिखा मधुमिता मुर्गिया ने।
बाकी किस राज्य ने बताओ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया था? कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार भी जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था किसने? गूगल ने। और भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है इरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया था? तो सारा। और भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन यह भी लॉन्च की थी यूक्रेन ने, उसका नाम है विक्टोरिया शी। और मैंने बीच में आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी इंडिया टुडे का जो एक न्यूज़ एंकर है जिसने अभी 2024 का ग्लोबल मीडिया पुरस्कार जीता, उस एंकर का नाम क्या है? तो आंसर होगा सना। अब आप खुद से मैच कीजिएगा कि किस किस ने उत्तर बिल्कुल सही दिया और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको उत्तर याद ही नहीं होगा, बल्कि इसे हम पढ़ भी चुके हैं और 2-3 बार बीच में मैं पूछ भी चुका हूँ। तो अगर ऐसे स्टूडेंट में आप आते हैं जिनको याद नहीं था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुराना वाला करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं, तो फिर आप भूलते जा रहे हैं क्योंकि आप टाइम टू टाइम उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसमें अभी भी आप सुधार ला सकते हैं। और सुधार लाने का एक ही तरीका है, चीज़ों को याद रखने का एक ही तरीका है, रिवीजन करिए। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। खुद नहीं कर सकते, खुद से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन के लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी मेहनत करके दे रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। बस वो वीडियो तो चला के बैठ जाइए, इतना तो कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। हमारी माँ होती है जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करती है पूरी दुनिया में, माँ बाप के अलावा कोई नहीं करता। माँ आपको रोटी बना के दे देती है अगर आप घर पे हो तो, बचपन में निवाला तोड़ के आपके मुंह तक पहुंचा देती थी, लेकिन फिर भी चबाना तो हमें ही पड़ता है ना, तो थोड़ा तो कष्ट, थोड़ा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना। अब मैं आपको रिवीजन वाला वीडियो बना के दे रहा हूँ, सब कुछ करके दे रहा हूँ, देखना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो हमारे रिवीजन वाले वीडियोस इस तरह का थंबनेल होता है ब्लैक वाला, आप उसको देखिए, कंटिन्यू रहिए, सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद नहीं हो सकता, एक बार उस लेवल के प्रयास तो करके देखिए। चलिए अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा दिलीप संघानी को। इफ्को मतलब होता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और अभी इसके अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप संघानी और उपाध्यक्ष बने हैं बलबीर सिंह। आप तो अध्यक्ष का नाम याद रख लो, वही इंपॉर्टेंट है, दिलीप संघानी। इफ्को की बात करें, स्थापना होती 1967 में, हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है, जिसके अभी अध्यक्ष बन गए कौन? दिलीप संघानी। आप जानते हो अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ बने थे कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिया। और अभी विप्रो के नए सीईओ बन गए ये श्रीनिवास पल्लिया। और एसोचैम के नए अध्यक्ष बने कौन? संजय नायर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। तो हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप कहोगे 11 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था, इसीलिए 11 मई को हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था जिसे हमने कोड नेम दिया था ऑपरेशन शक्ति। और इससे पहले भी हम एक परमाणु परीक्षण कर चुके थे, वो 18 मई 1974 में किया था, उसे पोखरण में ही किया था और उसको कोड नेम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और वैसे आपको बता दूं एक जनरल जानकारी के लिए कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला ये अमेरिका, सोवियत संघ, यूके, फ्रांस और चीन के बाद छठा देश बना था। वैसे अभी सिप्री की कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अच्छा, ये इस तरह के जो डेज होते हैं ना, जो भारत में मनाए जाते हैं खासतौर पे, जिन्हें हम नेशनल डेज कहते हैं या राष्ट्र दिवस कहते हैं, जैसे कि ये राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस भारत में मनाते हैं, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं डेज, इनको आप जरूर में ध्यान में रखिएगा। बाकी इसकी थीम भी है, स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। चलो फिर अभी मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। तो 1 मई को देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रेस फ्रीडम डे। और 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे।
और अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी हमने पढ़ा था, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। कब? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार बात करें 2024 में तो 11 मई और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। याद रखना, बड़ा सिंपल रहेगा, 11 और 12, 11 मई और 12 अक्टूबर। तो ये अभी मई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्र महिला हॉकी लीग 2024-25 के पहले चरण का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा हरियाणा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 की। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो अभी इसका पहला चरण हो चुका है 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। कहाँ पे? रांची, झारखंड में। और इसमें विजेता रहा, यानी कि पहले स्थान पे रहा हरियाणा। और यहाँ पे आप एक और पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि एक आनंदना कोको कोला इंडिया फाउंडेशन है और अभी इसने नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की है। तो ये पॉइंट अभी एक छोटा सा है, न्यूज़ में था, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब पढ़ ही रहे तो मैंने आपको बता दिया। वैसे हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, वो आप जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, एक तो आप ये बात याद में रखना कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के राउरकेला में है, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया था। और आपको याद भी होगा पिछले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में हुआ था यहीं पे, और उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। उसके अलावा भी हॉकी इंडिया ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर इन मेल पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था हार्दिक सिंह को, और महिलाओं में चुना था सलीमा टेटे को। एक अभी हमने पढ़ा था इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने थे हरिंदर सिंह। वहीं पुरुषों के अभी याद रखना, यानी कि इंडियन हॉकी मेंस टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है। ये प्रश्न तो अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, और उससे पहले मैंने आपको बताया भी था ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखो पूछ लिया गया, टन। अब आपको हो गया ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें हमारी हॉकी पुरुषों की हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, और उससे कुछ समय पहले ही ये शायद नए अपॉइंट हुए थे। तो उसी लिहाजा से मैंने लिंक करके आपको बताया था कि देखो ये तो सबको याद रहेगा कि टीम ने कौन सा मेडल जीता, लेकिन उसके पीछे जो कोच है वो नाम पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले रटवा दिया था, तभी तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर मजा आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीजों को आप लिंक कर करके याद करोगे ना तो बेनिफिट होता है। इसलिए मैं जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो उससे संबंधित 5-6 महीने के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाता हूँ, एक चेन बांध देता हूँ पूरी। फिर कहीं से भी आप प्रश्न पूछ लो, अगर वहां से आना होगा तो प्रश्न फंस जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, क्योंकि इसी साल अभी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में। ओमान के कैपिटल मस्कट में हुआ था, ये पहला एडिशन था। इसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। ये तो महिलाओं का वर्ल्ड कप हो गया। इसी तरह से पुरुषों का भी वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी ओमान की कैपिटल मस्कट में ही हुआ था, वो भी पहला एडिशन था और उसको भी नीदरलैंड ने जीता था। तो देखो कितना आसान हो गया ना याद करना। ये महिलाओं वाला है, ये पुरुषों वाला है। अच्छी बात क्या है, दोनों का पहला एडिशन है और कहाँ पे हुआ? सेम जगह पे हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कट में। और उससे भी अच्छी बात ये हो गई दोनों को नीदरलैंड ने जीत लिया। बस इतना सा याद रखना है उपविजेता रनर अप कौन कौन रहे। तो महिलाओं में तो भारत और पुरुषों में मलेशिया रहा था। देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और ये भी ध्यान में रख लो कि 1928 में भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। बाकी हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया, सुल्तान जोहर कप हो गया। इन सब का संबंध हॉकी से है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत में चीन के नए राजदूत कौन बने? तो आंसर होगा जू फेईहोंग। तो अभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जू फेईहोंग इनको भारत में अपना नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है। और 18 महीनों के बाद चीन ने भारत में अपना एम्बेसडर किसी को नियुक्त किया है, मतलब 18 महीनों तक ये पद खाली था। देखो चीन की बात करें, चीन की कैपिटल आप जानते हो बीजिंग होती है। यहाँ पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, इन सब का हेडक्वार्टर मिलेगा। और करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आपको याद होगा अभी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर बनाया था चाइना ने, उसका नाम था ट्राइडेंट। और चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की थी साउथ चाइना सी में। और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट भी बनाया चाइना ने और उसका नाम रखा था जुके-2। वैसे हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाला पहला एशियाई देश भी चाइना है, जबकि दुनिया का पहला जर्मनी है। अच्छा यूँ बताओ,
इसका जो एक शहर है शंघाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्सी नदी के किनारे। ये यांगत्सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। वैसे भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा 2004 में। तो उर्दू साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक, जिनका अभी निधन हो गया, और उन्हें 2004 में उनके उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उनका जो वो साहित्य था, जो उपन्यास था, उसका नाम था शिकस्ता बुतों के दरमियां। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अभी मैं आपको याद दिलाऊं तो सुधीर कक्कड़ का भी निधन हुआ था। भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते थे, पढ़ा था इनके बारे में। एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी फिजिसिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, पीटर हिंग्स, उनका भी निधन हो गया। एक अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे डैनियल कन्नमैन, इनका भी निधन हुआ। और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का भी निधन हो गया। ये सारे नाम हम पढ़ चुके हैं, तो इनको ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑबिचुरी सेक्शन में, जो इस तरह का सेक्शन होता है निधन वाला। वैसे तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। मैंने आपसे कहा भी था, ऐसे तो बहुत सारी न्यूज होती हैं। न्यूज एक दिन में 10 भी करा सकते हैं, 12 भी करा सकते हैं, 15 भी कराते हैं। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वही कराने से मतलब है। बाकी तो फिर कोई मतलब नहीं है, बस फिर अपनी दिखाना है कि भाई हम 15 क्वेश्चन करा रहे हैं, हम 12 क्वेश्चन करा रहे हैं, या हर दिन कोई ना कोई निधन हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई मतलब वाली बात नहीं है, फिर वो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इसलिए जो सेलेक्टेड नाम होते हैं वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। कृषि कल्प एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी इसने त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और किन के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन के लिए। उद्देश्य है एग्रीकल्चर रेवेन्यू को बढ़ाना। और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है, यानी कि पैसा कौन लगा रहा है? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। किसकी सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश पे? तो बी शिवरमन समिति की सिफारिश पे। और इसके हेड हैं के.वी. शाह जी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा सीपी ग्राम्स। तो अभी कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, यानी कि राष्ट्रमंडल सचिवालय जो है, उसने अभी 3 देशों की जो पहले हैं, जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें स्मार्ट सरकार की बेस्ट कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, केन्या और नामीबिया। अब केन्या और नामीबिया की क्या इनिशिएटिव है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत का जो है वो जरूर ध्यान में रखना। भारत की कौन सी पहल है? सीपी ग्राम्स। फुल फॉर्म देखो, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इस पोर्टल की बात हो गई, तो इसका उद्देश्य की बात करें, ये पोर्टल किस लिए है? तो इस पोर्टल का काम है, या इसका उद्देश्य है, जनता की शिकायतों को जानना, उसका समाधान करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। अच्छा, कॉमनवेल्थ की बात करें, राष्ट्रमंडल, तो इसकी स्थापना बेल्फोर घोषणा पत्र से होती है 1949 में। वर्तमान में 56 इसके सदस्य देश हैं, और इसमें वही देश सदस्य होते हैं जिन पे कभी ना कभी अंग्रेजों ने शासन किया हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, तो इस फील्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा स्वाति पोर्टल। और नंदी पोर्टल को लॉन्च किया था किस मंत्रालय ने? मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने पारित किया? तो आंसर होगा यूरोपियन संघ ने, यूरोपियन यूनियन। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया है, और ये कानून महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा को रोकना और उसके पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करना। इसमें कौन कौन से अपराध आ गए? साइबर हिंसा, जबरन विवाह, ऑनलाइन हैरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न, ये सब इसके अंदर आ गए। इन सबको अब अपराध माना जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन ने इन सब को रोकने के लिए कानून बना दिया है, और ये इसका पहला कानून है। देखो, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश हैं।
और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, अगर किसी देश को इससे अलग होना है तो उसके लिए लिस्बन की संधि है। तो इस संधि के द्वारा कोई भी देश इससे अलग हो सकता है। जैसे अभी एक देश अलग हुआ था, कौन सा, ब्रिटेन, जिसके अलग होने को ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन हो गया एग्जिट, दैट इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी यूरो करेंसी को अपनाने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा बना था? इसका उत्तर देना है आपको। और आप जानते हो 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी, या इसको होस्ट किया था भारत ने। तो उस समय इसमें 21वां सदस्य यानी कि मेंबर कौन बना था? अफ्रीकन यूनियन बना था, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा एडिस अबाबा इथोपिया में। और इथोपिया एक और कारण से भी न्यूज में था, पता है ना, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश बना था। ब्रिक्स में भी 5 नए सदस्य देश बने थे, उसमें एक इथोपिया भी था। कौन सा देश नहीं बना था? वैसे 6 सदस्य बनने वाले थे ब्रिक्स के मेंबर, लेकिन एक नहीं बना। तो आप कमेंट में लिख के बताइए कौन सा देश नहीं बना और वो 5 देशों के नाम क्या है। उन 5 में से एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, इथोपिया। बाकी की 4 के बताओ जरा। बाकी अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो 55 होती है। तो अभी अफ्रीकन यूनियन ये G20 का सदस्य बन चुका है। और इस बार 2024 में G20 को होस्ट कर रहा है कौन? ब्राजील। और 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है कौन? भारत। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न लिखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आर लक्ष्मीकांत राव। तो अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। बाकी आरबीआई के बारे में बात करें उससे पहले ये देखो, इंद्रमणि पांडे अभी बिम्स्टेक के नए महासचिव बने थे। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख बने थे। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, आरबीआई ने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एप्लीकेशन है BOB वर्ल्ड, उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब उस पर बैन हटा दिया है। अभी आरबीआई आ गया तो मुझे लगा कि आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि इस न्यूज पे अलग से क्वेश्चन बनाने का कोई सेंस नहीं था। तो इस तरह से अलग से क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। जब भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वहां पे इस तरह की छोटी मोटी न्यूज मैं आपको अपडेट वैसे ही कर देता हूँ। देखो, आरबीआई की हम बात कर लेते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में आपको मुख्यालय मिल जाएगा। किस आयोग या किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये ध्यान रखना। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और मैंने आपको ये भी पहले बता दिया है, देखो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, देश में कुछ हो नहीं रहा है, तो इतनी ज्यादा कोई खास न्यूज होती नहीं है। इंटरनेशनली कुछ न्यूज आ जाती है अच्छी सी, तो किसी दिन आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज मिल जाती है। ज्यादातर कुछ स्पोर्ट्स में कुछ हो गया या किसी देश में कुछ हो गया, और ये चीज वही कंसिडर कर सकेंगे या कंपेयर वही स्टूडेंट कर सकेंगे जो काफी समय से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी नया नया पढ़ना चालू किया है करंट अफेयर्स को, उन्हें ऐसा कुछ ज्यादा अंतर पता ही नहीं लगेगा। तो एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर कुछ होना चालू होगा देश में, तो फिर न्यूज और अच्छी अच्छी निकल के आएंगी। लेकिन फिर भी जितनी न्यूज होती है उसमें भी मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ आपको। बाकी बस रेगुलर रहिए, और कुछ नहीं कहूंगा आपसे। रेगुलर रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी। बाकी रिवीजन वाली क्लास का मैंने आपको बताया दिया। क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो इसमें हम 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया? 11 मई को। फिर पूछा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए श्रीलंका की टीम का स्पॉन्सर बना कौन? अमूल। 22वें एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये कौन कर रहा है? चाइना। और किस बैंक ने घोषणा की कि वे 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खातों को बंद कर देगा? तो पंजाब नेशनल बैंक। फिर पूछा अभी चाड के राष्ट्रपति बन गए मोहम्मद इदरिस डेबी इट्टिनो। और माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औंसी उत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया? नेपाल में। अभी वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। रूस के प्रधानमंत्री बन गए मिखाइल मिशुस्तिन। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट देखी गई? तो भारत में। और आखिरी प्रश्न था जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? इंग्लैंड के। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा हैदराबाद में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।